we will start with a very quick revision of last lecture. तो पहले हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा उसका एक वेरी शॉर्ट रिकैप होगा, देन वी विल गो अहेड विद नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक. तो प्रीवियस लेक्चर में इफ यू रिमेम्बर हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल हुआ था. फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में हम लोगों को मेजरमेंट्स करना है. फिजिक्स को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव साइंस, क्योंकि बहुत सारे मेजरमेंट्स होंगे. अब जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो उसको बोला था हमने फिजिकल क्वांटिटी. एनीथिंग दैट यू कैन मेजर इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी. फिर हमने ये देखा था कि रियल लाइफ में हम बहुत जगह पे डे टू डे लाइफ में मेजरमेंट्स करते हैं. फॉर एग्जांपल हम जब कुछ लेने जाते हैं तो वी आस्क फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम ऑफ फ्रूट, 1 किलोग्राम ऑफ वेजिटेबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 1 मीटर ऑफ क्लोथ, 1 लीटर ऑफ मिल्क, 1 लीटर ऑफ कोल्ड ड्रिंक. बहुत सारे मेजरमेंट्स है रियल लाइफ में. तो जब मेजरमेंट्स करते हो तो मेजरमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जो वेइंग पैन होता है उसके एक साइड में हम ऑलरेडी 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड रख देते हैं. फिर हम दूसरे साइड में जो भी हमको लेना है धीरे धीरे फिल करेंगे, और जैसे ही बैलेंस हो गया उसको बोलते हैं कि 1 किलोग्राम ये हो गया बैलेंस. तो कैलकुलेशंस, मेजरमेंट्स करने के लिए हमको एक स्टैंडर्ड चाहिए, कंपैरिजन के लिए स्टैंडर्ड चाहिए. उस कंपैरिजन के स्टैंडर्ड को क्या बोलते हो आप लोग? यूनिट. टाइम का कंपैरिजन स्टैंडर्ड क्या है? सेकेंड, राइट. और हमारे जो एनालॉग घड़ी होती है, नॉट डिजिटल, वॉल क्लॉक होगा या फिर रिस्ट वॉच होगा, उसमें सेकेंड हैंड का एक टिक मतलब 1 सेकेंड, राइट. तो ऐसे बहुत सारे कंपैरिजन स्टैंडर्ड्स यू नो ऑलरेडी. तो इन कंपैरिजन स्टैंडर्ड को क्या बोला था हमने? यूनिट. फिर हमने देखा था डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स विच आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ. जैसे कि पहला था CGS. CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास हम मेजर करते हैं ग्राम में, टाइम हम मेजर करते हैं सेकेंड में, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. MKS सिस्टम में हम लोग लेंथ मेजर करते हैं मीटर में, एंड मास इन किलोग्राम, एंड टाइम इन सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड. फिर तीसरा सिस्टम था FPS, फुट पाउंड सेकेंड, राइट. इन तीनों ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स में तीन तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज है. एंड यू शुड रिमेंबर फंडामेंटल क्वांटिटीज भी हमने डिफाइन किया था. Fundamental quantities are those physical quantities which do not depend on any other physical quantity for their measurement. जैसे लेंथ मेजर करना है तो हमको टाइम मेजर करने की जरूरत नहीं है, हमको मास मेजर करने की जरूरत नहीं है, तो लेंथ ये हो गया फंडामेंटल. मास मेजर करना है तो हमको लेंथ मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, तो मास भी हो गया फंडामेंटल. तो CGS, MKS, FPS में यू हैव थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओनली 3. फिर एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट है विच इज SI सिस्टम. SI सिस्टम में भी लेंथ हमने मीटर में मेजर किया था, मास हमने किलोग्राम में, और टाइम हमने सेकेंड में. SI सिस्टम ऑफ यूनिट के डिटेल्स देखना बाकी है, वो आज होंगे. फिर हमने फंडामेंटल यूनिट्स डिफाइन किया था. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज तो वो क्वांटिटी है जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता फॉर इट्स मेजरमेंट. लेकिन हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को जिस यूनिट में मेजर करेंगे उसको बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स. द यूनिट्स विच आर यूज्ड टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स. फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज से, derived physical quantities are those physical quantities which depend on other physical quantities for their measurement. Example, speed. Speed is distance upon time. तो speed measure करना है तो distance measure करना ही पड़ेगा, और time भी measure करना पड़ेगा, और distance upon time करोगे तो आपको मिलेगा speed. तो speed किससे derive हुआ? distance और time से. तो speed को क्या बोलेंगे हम लोग? derived physical quantity. जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स. जैसे लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, मास के लिए किलोग्राम. वैसे ही डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए जो हम यूनिट्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स. फॉर एग्जांपल मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड का हो गया. फॉर एग्जांपल मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का आ गया. फॉर एग्जांपल किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फोर्स का आ गया व्हिच इज न्यूटन. फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. मास है किलोग्राम में,
एक्सेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप बोलते हो न्यूटन। ऐसे बहुत सारे हैं, हम एक एक करके बाद में देखेंगे। तो इतना हमारा लास्ट सेशन में हुआ था। तो वी हैव सीन अप टू दिस पॉइंट इन लास्ट सेशन। अब गोइंग अहेड, तो अब हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था एमकेएस, एमकेएस में लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में। एसआई सिस्टम में भी लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड में। तो फिर बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसमें 3 नहीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। यू डोंट हैव 3 बट यू हैव 7। तो इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है? 7। तो इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, in SI system of units, there are 7 fundamental quantities, 7 fundamental physical quantities, और इस 7 के साथ 2 एक्स्ट्रा भी है, एंड टू सप्लीमेंट्री। एक्स्ट्रा मतलब सप्लीमेंट, क्या आपको पता है ना? आप जब एग्जाम में एक्स्ट्रा शीट लेते तो क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट। ये भी एक्स्ट्रा मतलब क्या है? सप्लीमेंट्री। एंड टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है वो बाद में देखेंगे, बट लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को लिस्ट डाउन करेंगे अलोंग विथ इट्स सिंबल एंड अलोंग विथ इट्स यूनिट। ओके, तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी, देन यू हैव इट्स यूनिट, और उस यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका सिंबल, राइट। देन तो लेंथ मास टाइम तो है ही, लेंथ मास टाइम तो रहने ही वाला है। सिर्फ यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा आएंगे फंडामेंटल में। वो कौन से 4 वो देखेंगे बाद में एक एक करके। तो नंबर 1, सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, राइट। इसका यूनिट है मीटर, डिनोटेड बाय एम। अब ये सिंबल स्मॉल एम या कैपिटल एम, फिलहाल समझ लो स्मॉल एम। कैपिटल एम क्यों नहीं, उसके रूल्स है, वो हमको आज ही देखना है, थोड़ी देर में, आज या फिर मैक्सिमम नेक्स्ट सेक्शन में। दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी है मास। मास हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, किलोग्राम को डिनोट करते हैं केजी से। देन यू हैव टाइम, इट इज मेजर्ड इन सेकेंड, डिनोटेड बाय एस, राइट। देन अगला फिजिकल क्वांटिटी, इट इज टेम्परेचर। वेरी गुड। तो लेंथ मास टाइम टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर हम मेजर करते हैं किसमें? केल्विन। डिग्री सेल्सियस ये एसआई सिस्टम नहीं है। डिग्री सेल्सियस इज नॉट एसआई सिस्टम। डिग्री सेल्सियस जो है वो प्रैक्टिकल यूनिट है। अब याद रखना, फिजिक्स में 2 टाइप के यूनिट सुनोगे आप। एक प्रैक्टिकल यूनिट मतलब जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल डिग्री सेल्सियस, ये प्रैक्टिकल यूनिट है, राइट। फॉर एग्जांपल जब मुझे मेरा वेट मेजर करना है तो मैं मशीन के ऊपर खड़ा हो गया, वहाँ पे बता दिया 60-70 किलोग्राम जो भी होगा, तो वो 60 किलोग्राम नहीं होता, क्योंकि किलोग्राम मास है, वेट नहीं। वेट होता है फोर्स, तो उसको हम बोलते हैं 60 किलोग्राम वेट, 60 केजी WT। वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ समझने के लिए प्रैक्टिकल यूनिट्स ये रियल लाइफ में यूज होते हैं। ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये फिजिक्स लैबोरेटरी में, फिजिक्स के मेजरमेंट्स में, फिजिक्स के कैलकुलेशन में, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में यूज होते हैं। तो डिग्री सेल्सियस कौन सा यूनिट है? प्रैक्टिकल। और केल्विन कौन सा यूनिट है? एसआई सिस्टम, मतलब वन दैट यू विल यूज इन फिजिक्स लैब, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में। तो फिजिकल क्वांटिटी, उसका क्वांटिटी, उसका यूनिट एंड सिंबल। देन
फोर्थ नंबर था एज यू सेड टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। अब ये जो केल्विन है ये साइंटिस्ट के नाम से डिराइव हुआ, तो इसको हम यूज करते हैं कैपिटल के, डिनोटेड बाय कैपिटल के। कई जगह पे समटाइम्स डिपेंड करता है कि आप फिजिक्स का कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो। कई जगह पे कैपिटल के किसी और पर्पस के लिए यूज होता है, तो फिर मैं एक ही इक्वेशन में दो बार के लिख दूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा के केल्विन का है और कौन सा के कांस्टेंट है। तो इसके लिए अगर ऑलरेडी के कहीं यूज किया है तो इसको डिनोट करेंगे थीटा से, राइट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ऐसा थीटा भी देखने को मिल सकता है, तो केल्विन या फिर के या फिर थीटा। तो थीटा ये ग्रीक लेटर है, वेल अभी हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। जैसे हमारे इंग्लिश में ए होता है वैसे वहां पे अल्फा होता है। इंग्लिश का ए लेटर यहाँ पे अल्फा, इंग्लिश का बी लेटर यहाँ पे बीटा। तो ऐसे ए बी सी जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा थीटा ये सारे ग्रीक लेटर, राइट। तो ऐसे वर्ड सुनने की आदत डाल लो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा ईटा, और भी आएगा क्यापा, बहुत सारे वर्ड्स है ऐसे। तो दिस थीटा इज यूज्ड इन टू डिफरेंट प्लेसेस। एक तो एंगल के लिए, जैसे आप बोलते हो 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, उसको डिनोट करते हैं हम लोग थीटा से। आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि स्कूल में भी आपने देखा था, राइट। एंड दिस इज के फॉर केल्विन। पार्शियल फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब वेरी ऑब्वियस, मैंने आपको बताया था कि एमकेएस और एसआई में डिफरेंस यहाँ से चालू हो गया टेम्परेचर से, क्योंकि एमकेएस में तीन ही फंडामेंटल थे, लेंथ मास टाइम। एसआई में लेंथ मास टाइम और एक्स्ट्रा चार। तो ये पहला डिफरेंस है बिटवीन एसआई सिस्टम एंड एमकेएस सिस्टम। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यू सी ये एसआई सिस्टम बहुत रिसेंट है, 1971, आज से सिर्फ 40-50 साल पहले की बात है, ज्यादा दूर नहीं। सीजीएस एमकेएस एफपीएस ये पुराने सिस्टम है। अब पुराने सिस्टम की जब बात होती है तब इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो फिर इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल पता ही नहीं था ना, करंट है। करंट बाद में आया, तो पहले से कैसे डिफाइन करोगे। तो 1971 तक हमारे पास मोर और लेस हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी, लोगों को पता था कि करंट क्या होता है। तो करंट को भी हम बोलते हैं यहाँ पे फंडामेंटल। इसका जो यूनिट है वो है एम्पीयर और इसका नोटेशन है ए, राइट। अब ये एम्पीयर स्मॉल ए क्यू है, बाद में समझेगा। हाँ, एम्पीयर नाम से अभी गाड़ी भी आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसका मतलब बेसिकली दे आर आल्सो यूजिंग सम बेसिक्स ऑफ साइंस। करंट, करंट पे चलने वाला गाड़ी, ऐसा नाम रख दिया हमने एम्पीयर। तो एनीवेज ये हो गया 5 और 2 लुमिनस इंटेंसिटी। अब ये लुमिनस इंटेंसिटी कहाँ हमको काम में आता है, जब हमको दो लाइट सोर्सेस का ब्राइटनेस कंपेयर करना है। हो सकता है हमने दो सेम कंपनी के दो बल्ब लाए, एक को हमने पास में लगाया है एक को हमने दूर लगाया है, तो दोनों के दोनों बल्ब एग्जैक्टली सेम है, दोनों का पावर रेटिंग भी सेम है, दोनों कितना लाइट इमिट कर रहा है वो भी सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ एक बल्ब हमारे पास में था और एक दूर था। तो वेरी ऑब्वियस, जो पास में है वो ज्यादा ब्राइट दिखेगा, जो दूर है वो कम ब्राइट दिखेगा। तो जब हमको दो लाइट के सोर्सेस का ब्राइटनेस कंपेयर करना होता है तब हम यूज करते हैं इंटेंसिटी। इसका यूनिट है कैंडेला। ये वर्ड कैंडल से आया है, कैंडल, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिसिटी था नहीं तो क्या यूज करते थे लोग, कैंडल। इसको डिनोट करते हैं सीडी, कैंडेला, राइट। देन लास्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये फंडामेंटल क्यों लिया? क्योंकि देखो ऑलरेडी हम मास तो ले ही रहे हैं ना फंडामेंटल, ऑलरेडी मास इज फंडामेंटल। मास भी आपको क्वांटिटी बताएगा। मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि 2 किलोग्राम मटेरियल में 1 किलोग्राम मटेरियल से ज्यादा ही क्वांटिटी है। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्यों क्यों हम लोग ले रहे हैं? अब मास ने तो बता ही दिया ना, ज्यादा मास मतलब ज्यादा क्वांटिटी। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्यों मेजर करना है हमको? क्योंकि हर जगह पे एटलीस्ट ना हो, हर जगह पे आप मास नहीं मेजर कर सकते। वाई? फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ में तो ठीक है, रियल लाइफ में हम जाएंगे, हम 1 किलोग्राम 500 ग्राम मतलब 0.5 किलोग्राम 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम मेजर कर सकते हैं। जब आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हो तब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में जो सब्सटेंस है वो बहुत ही महंगा होता है या फिर वो हाईली डेंजरस होता है। तो वहां पे हम किलोग्राम ग्राम नहीं यूज कर सकते, इतना बड़ा क्वांटिटी ले ही नहीं सकते फर्स्ट ऑफ ऑल। या फिर जब गैस की केस होती है, गैस को कैसे मेजर करोगे? किलोग्राम में कहाँ से मेजर करोगे? नहीं कर सकते ना। घर का एलपीजी सिलेंडर छोड़ दो, क्योंकि घर के एलपीजी सिलेंडर में वो भरते वक्त उतना भरते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है 14.2 किलोग्राम। तो हमको पता है। मैंने पूछ लिया इस क्लासरूम में कितना किलोग्राम ऑफ एयर है बताओ। मेरे पास एक खाली बॉटल है यहाँ पे, एम्प्टी बॉटल लेटर से। मैंने पूछा इस बॉटल के अंदर कितने किलोग्राम ऑफ गैस है बताओ। बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें किलोग्राम गैस है ही नहीं, इसमें ग्राम में भी गैस नहीं है, इसमें मिलीग्राम में भी गैस नहीं है। मतलब यहाँ पे क्वांटिटी बहुत कम है। तो जब क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इतना कम है कि हम उसका मास मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फनी एग्जाम्पल, हम किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे जाके बोल सकते हैं 1 किलो सॉल्ट दे दो, वो दे देगा। 500 ग्राम सॉल्ट दे दो, वो भी दे देगा। राइट? थोड़ा पेशेंस लेवल ज्यादा हुआ, आपने बोला 100 ग्राम सॉल्ट दे दो तो भी दे देगा। आप बोलोगे 10 पार्टिकल ऑफ सॉल्ट दे दो, वो मेजर ही नहीं कर सकते ना, कैसे मेजर करोगे? 10 पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट मतलब इतना स्मॉल क्वांटिटी है कि यू कैनॉट मेजर मास। तो जहां पे मास मेजर नहीं होता वहां पे हम अमाउंट मेजर करते हैं। अमाउंट मतलब कितने पार्टिकल। राइट? हो सकता है 100 पार्टिकल, हो सकता है 200 पार्टिकल। तो यहाँ पे जहां पे मास मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है वहां पे क्या मेजर करते हैं? अमाउंट। इसको हम मेजर करते हैं मोल में। इसका सिंबल है MOL। करेक्ट? तो आइडिया क्लियर? एसआई सिस्टम में कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है? 7। लेंथ मास टाइम है पता है, वो छोड़ दो, हमको पता है। चौथा, पांचवा, 6, 7। वेरी गुड। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? केल्विन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी? करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? वेरी गुड। गुड। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि 7 के साथ 2 और एक्स्ट्रा भी है, 2 सप्लीमेंट्री। अब ये जो 2 सप्लीमेंट्री है ये कौन से है देखते हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, तो देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। उसमें से पहला है प्लेन एंगल। इसी प्लेन एंगल को हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल एंगल, 2D एंगल। ये वही एंगल है जो आप अभी तक सीखते आ रहे हो स्कूल में। आप जो भी जब भी आप एंगल मेजरमेंट की बात करते थे तो आप बोलते थे, रिमेंबर, हम एंगल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया पहले समझ लो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सर्कल है, इमेजिन। इस सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल। राइट? आर्क इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्कल। ये जो आर्क है ये सेंटर ऑफ द सर्कल पे जितना भी एंगल बनाएगा इस एंगल को हम बोल देंगे प्लेन एंगल, मतलब 2D एंगल, 2 डायमेंशनल एंगल। राइट? मैं धीरे धीरे डेफिनेशन पे आऊंगा।
वी विल टॉक अबाउट डेफिनेशन, पहले आइडिया समझ लो। किसने एंगल बनाया? आर्क ने। ये आर्क क्या था? स्मॉल था। फिजिक्स में या मैथ्स में स्मॉल को हम डी से स्टार्ट करते हैं, डी। और ये आर्क है, आर्क के लिए नॉर्मली हम एस यूज करते हैं, तो डी एस मतलब स्मॉल आर्क। अगर आर्क स्मॉल है तो एंगल भी क्या बनेगा? स्मॉल। तो हम इसको लिखेंगे डी थीटा। और ये क्या है? रेडियस। तो ये आ गया रेडियस आर। करेक्ट, राइट। अब इस सर्कल को फिलहाल मैं यहां से हटा देता हूं। लेट अस डिलीट दिस, सिर्फ ये समझने के लिए कि ये कहां से आया, इसको हम रखेंगे, राइट। करेक्ट। अब बाय डेफिनेशन हमने स्कूल में ऑलरेडी सीख के रखा है। क्या सीखा था? व्हाट इज आर्क लेंथ? आर्क लेंथ कैसे डिफाइन करते हो? आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल सबटेंडेड। वेरी गुड। तो आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड। आर्क लेंथ कितना है? ds। रेडियस कितना है? r। एंगल सबटेंडेड कितना है? d थीटा। तो d थीटा इज इक्वल टू, ये जो d थीटा आएगा ये क्या आएगा? ds अपॉन r। ds अपॉन r। पहले दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अभी से समझना स्टार्ट करना है। जैसे इसका कोई यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है यूनिट? व्हाई नॉट? ds मतलब क्या? आर्क। आर्क मतलब मीटर में, अपॉन आर। आर मतलब रेडियस, रेडियस भी मीटर में, मीटर अपॉन मीटर। इसका यूनिट नहीं है, इसको हम यूनिट देते हैं, हम बोलते हैं रेडियन। अभी तक आप एंगल मेजर कर रहे थे डिग्री में, डिग्री में मेजर करते हो ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। तो डिग्री ये ऐसा यूनिट नहीं है। तो एंगल मेजरमेंट के लिए अब आपको नया कुछ सीखना है, उसको क्या बोलते हैं लोग? रेडियन। तो वो भी सीखेंगे, लेकिन पहले तो प्लेन एंगल अच्छे से समझ लेंगे और डिफाइन कर लेंगे। तो ये डेफिनेशन आ गया प्लेन एंगल का। प्लेन एंगल का डेफिनेशन में क्या दिखता है हमको? ds। व्हाट इज ds? आर्क लेंथ। अपॉन में क्या दिखता है? रेडियस। तो समथिंग अपॉन समथिंग मतलब क्या होता है? रेशो। तो डिफाइन कैसे करोगे? डिफाइन करोगे, इट इज द रेशो ऑफ, किसका रेशो है? इट इज रेशो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, राइट। तो सॉलिड, सॉरी, प्लेन एंगल मतलब कौन सा एंगल? टू डायमेंशनल एंगल। अब इसको टू डायमेंशनल क्यों बोलते हैं वो भी समझेंगे, लेकिन एक एक करके। प्लेन एंगल or 2D angle is defined as the ratio of length of arc to that of radius of circle. ये यहां तक। SI unit of plane angle is radian। तो हम आगे से एंगल्स को डिग्री में मेजर नहीं करने वाले, हम मेजर करेंगे रेडियन में। अब ये रेडियन क्या है वो आगे जाके आएगा, फिलहाल सिर्फ एंगल समझ लो। अब इसको 2D एंगल क्यों बोला? इसको 2D एंगल क्यों बोला? क्योंकि ये जो लाइन है या फिर जो आर्क है जिसने एंगल बनाया वो कितने डायमेंशन में है? दो। कैसे दो? एक ये एक्स एक्सिस में और एक ये वाई एक्सिस में। तो एक लाइन जब एंगल बनाता है, एक लाइन जब एंगल बनाता है तो क्या बोलते हो उसको? क्या बोलते हो? 2D एंगल। द एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन, द एंगल मेड बाय अ लाइन, इसको क्या बोलेंगे? 2D एंगल। क्लियर है? तक वापस से रिपीट करूंगा मैं, थोड़ा सा पहले धीरे धीरे समझ लो। ये तो स्कूल लेवल से ही आ गया। लेंथ ऑफ आर्क, आर्क किसका होता है? सर्कल का होता है। तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड। एंगल कहाँ सबटेंड किया था? सेंटर ऑफ सर्कल पे। हमने सर्कल हटा दिया, राइट। तो रेडियस इक्वल टू एंगल सब, रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड इक्वल टू आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ क्या था? डी एस। डी मतलब क्या? स्मॉल। एस मतलब क्या? आर्क लेंथ। इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। डी मतलब क्या? स्मॉल। थीटा मतलब क्या? एंगल। तो स्मॉल एंगल डी थीटा क्या आएगा? डी एस अपॉन आर। तो एंगल, प्लेन एंगल
2D एंगल डिफाइन कैसे करोगे? इट इज अ रेशियो ऑफ arc length of arc to that of radius of the circle. Very good. तो पहले हम इसको डिफाइन कर लेंगे. So it is defined as the ratio of length of arc to that of radius of the circle, राइट. और हमको ऑलरेडी पता है, हमने डायग्राम लिया, उसमें आर्क लेंथ दिखा दिया, एंगल दिखा दिया. आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड. तो ds इक्वल टू r d थीटा इक्वल टू ds बाय r. ये आ गया डेफिनेशन. SI unit of plane angle is कितना है? रेडियन. करेक्ट. गुड. SI unit of plane angle is रेडियन. यहाँ तक क्लियर? अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब आपको समझ में आएगा दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट. हाउ मेनी ऑफ यू, अच्छा तो क्वेश्चन ही गलत पूछ रहा हूं मैं, पूछना नहीं चाहिए, बट हाउ मेनी ऑफ यू डू ईट आइसक्रीम कोन्स? मेरे को लगा सब ऐसे दोनों हाथ खड़े करेंगे. हाँ हम खाते हैं. आइसक्रीम कोन नहीं खाया? यस. ठीक है, देखा है? यस ना, एटलीस्ट. वेरी गुड. तो कोन, आइसक्रीम कोन मतलब कोन. तो यू सी डिफरेंस समझ लो. ये यहाँ पे ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे से समझेगा. आइसक्रीम कोन के बोलने के पीछे रीजन ये नहीं था कि यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट आइसक्रीम्स. वैसे इट्स नॉट अ गुड टाइम टू ईट आइसक्रीम्स बिकॉज इट इज रेनी सीजन नाउ. एनीवेज, तो इफ यू सी, अगर आप देखोगे अच्छे से तो आइसक्रीम कोन ऐसा कुछ दिखता है. ये जो नीचे पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द कोन, और ये जो ऊपर है इसको बोलते हैं बेस ऑफ द कोन. ये जो बेस है ये एरिया है. पिछले केस में जो आर्क था वो लेंथ था. डिफरेंस है. ये आर्क लेंथ है, लेंथ मीटर में होता है. ये बेस एरिया है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है. तो जब एक लाइन एंगल बनाएगा तो उसको बोलोगे प्लेन एंगल या फिर 2D एंगल. लेकिन जब एक एरिया एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे 3D एंगल या फिर सॉलिड एंगल. तो यहाँ पे जो एंगल बनाया किसने बनाया? एरिया ने. ये एरिया क्या है? स्मॉल है. तो क्या लिखोगे? डी मतलब स्मॉल, ए मतलब एरिया, और ये क्या है? रेडियस आर. करेक्ट. देन इसने जो एंगल बनाया, प्रॉब्लम क्या है? डी थीटा तो नहीं बोल सकता ना मैं. क्यों? क्योंकि डी थीटा बोल दिया मतलब मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ? प्लेन एंगल. तो यहाँ पे नया नोटेशन देते हैं, उसको बोलते हैं डी ओमेगा. मैंने इसलिए पहले बोला ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा कैपा ईटा ओमेगा, ये सारे के सारे वर्ड्स पता होने चाहिए. अब थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे तो ज्यादा बेटर रहेगा. जैसे इंग्लिश में कैपिटल ए स्मॉल ए होता है, राइट, वैसे ही ग्रीक में भी कैपिटल और स्मॉल होता है. तो ये जो सिंबल है ये ओमेगा कैपिटल है, और आगे एक और ओमेगा आएगा. ये डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा है, ये स्मॉल लेटर है. राइट. तो हम रिमेंबर आप यहाँ पे इधर, यहाँ पे आप इसको डी ओमेगा नहीं लिख सकते क्योंकि एंगल के लिए कैपिटल ओमेगा रिजर्व्ड है. रेजिस्टेंस के लिए ओहम यूनिट होता है, वो आगे सीखोगे, उसके लिए भी ओमेगा रिजर्व्ड है. राइट. गुड. तो अगर आपने गलती से स्मॉल ओमेगा लिख दिया तो मीनिंग ही चेंज हो गया उसका. तो दैट इज व्हाई फिजिक्स का प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे फॉर्मूला, उसमें इतने सारे सिंबल वो याद रखने पड़ेंगे और धीरे धीरे हो जाएगा. तो अब क्योंकि मैं थीटा नहीं यूज कर सकता था तो मैंने क्या यूज किया? ओमेगा. राइट. अब
जैसे आपने प्लेन एंगल डिफाइन किया था, आपने क्या बोला था? प्लेन एंगल क्या कैसे डिफाइन किया था? आपने बोला था आर्क लेंथ, आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड, मतलब कौन सा एंगल? प्लेन एंगल। तो यहाँ पे छोटा सा चेंज है। अगर आपको याद है, अभी अभी लिखा था आपने, ये बोला था आपने ds, इसको बोला था r, इसको बोला था d थीटा, फिर आपने बोला d थीटा इक्वल टू ds अपॉन r। रिमेम्बर, मैंने बता दिया था कि इसका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये मीटर अपॉन मीटर है, जो हो गया कैंसल। तो एंगल का कभी भी कोई यूनिट नहीं होता, चाहे वो एंगल प्लेन एंगल हो, चाहे वो एंगल सॉलिड एंगल हो। अब मुझे अगर जैसे डी थीटा डिफाइन करना है, वैसे क्या डिफाइन करना है? डी ओमेगा। डी एस की जगह पे क्या आएगा? डी डी ए, क्योंकि वहां पे एक लाइन ने एंगल बनाया था, यहाँ पे एक एरिया ने, राइट। अब नीचे क्या है? आर, यहाँ पे लिख दिया आर तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर में है, और नीचे का आर क्या है? मीटर में है। तो कैंसिल होगा क्या? नहीं, नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। बन गया डेफिनेशन। तो पिछले केस में कैसे डिफाइन किया? आपने बोला इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ बोलोगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एरिया टू दैट ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर? पक्का? अब मैं थोड़ा सा और इसमें आइडिया ऐड करूंगा। ये तो एक सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है। ये क्या है? एरिया, राइट। अब बुक क्या बोलता है? आपके जो भी नोट्स है, जो भी बुक होगा, टेक्स्ट बुक होगा, वॉट एवर इट इज, जो भी होगा, उस केस में व्हाट डज इट टेल यू इज दिस। सपोज सपोज मेरे पास एक स्फीयर है, दिस इज अ स्फीयर। इस स्फीयर पे मेरे पास एक छोटा सा पोर्शन है। तो स्फीयर का छोटा सा पोर्शन है, स्फीयर का छोटा सा पोर्शन मतलब एक एरिया होता है, right? So imagine this is a small portion of a sphere, right? ये जो पोर्शन है, ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, that will be solid angle। मतलब ये कोन ही है, सिर्फ कोन का जो बेस था, वो कोन का बेस, ये एक बड़े स्फीयर का क्या है? पोर्शन। पोर्शन, तो ये क्या हो गया? रेडियस ऑफ स्फीयर। अब डेफिनेशन कैसे बनेगा? वही है, डी अपॉन आर स्क्वायर। सिर्फ अब लिखते वक्त क्या लिखोगे? लिखते वक्त थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करना पड़ेगा। इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, किसका रेशियो था? एरिया का। अभी भी क्या है? एरिया है। इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ अ स्फीयर टू दैट ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो इतना सा चेंज आ गया उसमें। कौन से भी डिफाइन किया तो भी बात वही। देखो, कनेक्ट कनेक्ट कीप कनेक्टेड। जब हमने प्लेन एंगल डिफाइन किया, तो हमने एक सर्कल का छोटा सा पार्ट लिया, उसको बोल दिया लेंथ ऑफ आर्क, आर्क लेंथ, राइट। वो कब? जब प्लेन एंगल डिफाइन करना था। तो डिफाइन कैसे किया? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। यहाँ पे कौन सा एंगल डिफाइन कर रहे हो? सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे सर्कल की जगह पे एक बड़े स्फीयर का छोटा सा पोर्शन लेंगे। वहां पे सर्कल का छोटा पार्ट था, यहाँ पे बड़े स्फीयर का छोटा पोर्शन है। वहां पे आर्क ने एंगल बनाया था, यहाँ पे पोर्शन मतलब एरिया ने एंगल बनाया। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ area of the portion of a sphere to that of square of radius of the sphere, right? Good. Then clear? तो हम पहले इसको डिफाइन कर लेंगे एंड देन वी विल गो अहेड विथ व्हाट इज यूनिट ऑफ दिस। एंड बाय द वे, मैं आपको लिखने का थोड़ा सा टाइम दूंगा, क्योंकि ये जो सॉलिड एंगल है, ये नोट्स में प्रिंटिंग में रह गया है, इट इज नॉट प्रिंटेड। तो यू विल गेट टाइम टू राइट, बट पहले अच्छे से समझ लो। तो कौन सा एंगल? सॉलिड एंगल। जैसे प्लेन एंगल को क्या नाम था? 2D एंगल। तो सॉलिड एंगल मतलब कौन सा एंगल? 3D एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल। इसको डिफाइन कैसे किया हमने? इट इज डिफाइंड एज
it is defined as the ratio of, I will give you time to write down, so no need to write down now. It is defined as the ratio of, किसका रेशो है? एरिया का. एरिया किसका है? पोर्शन का. इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ अ स्फीयर टू दैट ऑफ स्क्वायर. किसका स्क्वायर? स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द सेम स्फीयर. सेम, ये वर्ड मैंने एक्स्ट्रा अभी यहाँ पे लिखा, ऑफ द सेम स्फीयर, राइट. इट इज डिनोटेड बाय डी ओमेगा, राइट. देयरफॉर डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए बाय आर स्क्वायर, राइट. तो ये डी ए बाय आर स्क्वायर अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले वो जो स्फीयर था जिसका एक पोर्शन दिया है, पहले वो दिखाना पड़ेगा. यू हैव टू शो दिस कि हमारे पास एक बड़ा स्फीयर है, इस बड़े स्फीयर का एक छोटा पोर्शन है, इस छोटे पोर्शन में जितना एंगल बनाया, और ये छोटा पोर्शन क्या है? ये छोटा पोर्शन क्या है? ये बेस है. किसका बेस है? कोन का बेस है. इसका एरिया कितना है? डीए है, राइट. तो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट शो. ये क्या है? डी ओमेगा. ये क्या है? डी ए. ये क्या है? आर, राइट. देयरफॉर डी ओमेगा इज डी ए बाय आर स्क्वायर. क्लियर यहाँ तक? पक्का याद रहेगा. अपॉन आर स्क्वायर क्यों किया था हमने? क्योंकि ए एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, और अगर नीचे सिर्फ मीटर लिखता मैं तो फिर मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा. और एंगल का कोई यूनिट नहीं होता. एंगल ना लेंथ है, एंगल ना मास है, एंगल ना डिस्टेंस है, एंगल ना ही टेम्परेचर है. तो एंगल में मीटर सेकेंड ऐसा कुछ दिखना नहीं चाहिए. तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर करेंगे तो ही कैंसिल होगा. तो डिवाइडेड बाय क्या कर दिया हमने? आर स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर? अब जैसे आपने प्लेन एंगल का एसआई यूनिट मेंशन किया, क्या था? रेडियन. इसका ऐसा यूनिट होता है स्टेरेडियन. तो एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन. इसको हम बोलते हैं स्टेरेडियन. क्लियर यहाँ तक? राइट. तो अब रियल लाइफ की बात कर लो. रियल लाइफ में फॉर एग्जांपल कहाँ पे प्लेन एंगल बनेगा, कहाँ पे सॉलिड एंगल बनेगा? लेट्स सी. आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, आपके आंखों पे ये ऑब्जेक्ट एक एंगल बना रहा है, क्योंकि ये एक लेंथ है, लाइन है, ये आपके आंखों पे एंगल बनाएगा. तो कौन सा एंगल होगा? प्लेन एंगल. पक्का? श्योर? लेट्स से यू आर लुकिंग एट दिस पेज. ये पेज आपके आंखों पे एक एंगल बनाएगा. कौन सा होगा? सॉलिड एंगल. वेरी गुड. क्योंकि ये एरिया है. एरिया जब एंगल बनाएगा तो कौन सा होता है? सॉलिड एंगल. वेरी गुड, वेरी गुड. जब आप मून को देखते हो तो मून क्या है? स्फीयर है. लेकिन आप जब देखते हो तो आपको क्या दिखता है? डिस्क. स्फीयर और डिस्क का डिफरेंस पता है ना? व्हाट इज स्फीयर, व्हाट इज डिस्क? आपने मतलब पता है तो बता दो. ऐसा पता नहीं तो बोलना नहीं. हाँ पता है. व्हाट इज स्फीयर? स्फीयर इज स्फीयर, डिस्क इज डिस्क. स्फीयर इज अ स्फीयर, मतलब स्फीयर इज 3 डायमेंशन, राइट. स्फीयर हैज अ वॉल्यूम. जब मैं स्फीयर के एक सेक्शन को देख रहा हूँ, मतलब स्फीयर को मैं साइड से देख रहा हूँ, दूर से देख रहा हूँ, तो मुझे क्या दिखेगा? एक डिस्क. डिस्क इज 2 डायमेंशन. डिस्क इज 2 डायमेंशन एंड स्फीयर इज 3 डायमेंशन. जब एक लाइन एंगल बनाता है तो 2 डायमेंशन एंगल बनता है. जब एक एरिया एंगल बनाता है तो 3 डायमेंशन एंगल बनता है. तो जब आप मून को देखते हो तो मून का आपको डिस्क दिखता है. आपको पूरा ऐसा गोल मून दिखता है क्या? नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि दूर है.
राइट। तो व्हेन यू लुक एट द मून यू सी अ डिस्क, तो उसने जो एंगल बनाया वो कौन सा होगा? प्लेन एंगल की सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल, बिकॉज एरिया ने बनाया, राइट, करेक्ट। देन वैसे बाय द वे, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, आपको पता होना चाहिए आपको मून का एक ही साइड दिखता है, हमने कभी मून का दूसरा फेस देखा ही नहीं है। यू कैन सी ओनली वन फेस ऑफ मून। यहाँ तक क्लियर? पक्का? ओके। तो नाउ सिंस आपको पता है कि जब भी एक एरिया एंगल बनाएगा तो वो 3D एंगल है, मतलब वो सॉलिड एंगल है, मतलब वो स्टेरेडियन में मेजर होगा। मतलब मैंने इसलिए मून का एग्जांपल दिया था क्योंकि अब हमको एक्चुअल में कैलकुलेट करना है कि मून हमारे आंखों पे कितना सॉलिड एंगल बनाता है। तो लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। एग्जांपल 1.1, what is the solid angle subtended by the moon at any point of the earth given the diameter of the moon is 3474 kilometer and its distance from the earth is 3.84 into 10 power 8 meter। अब क्योंकि ये इस बैच का पहला ही न्यूमेरिकल है तो देयर आर सम रूल्स दैट वी फॉलो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। अभी तो ये बहुत बेसिक लेवल का न्यूमेरिकल है, लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। तो सबसे पहले हमको क्या क्या बताया है, इंफॉर्मेशन क्या क्या है, गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है, वो नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको दिया है, क्या दिया है? डायामीटर ऑफ द मून। तो मून का डायामीटर मैं कैपिटल डी से डिनोट करता हूँ। कैपिटल डी इज डायामीटर ऑफ द मून which is equal to 3474 किलोमीटर। एंड रिमेंबर, किलोमीटर ये ऐसा यूनिट है क्या? नहीं, इट इज नॉट ऐसा यूनिट। ऐसा क्या है? मीटर। तो जैसे ही आपने गिवन पैरामीटर लिखा वहीं के वहीं पे इसको कन्वर्ट करो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 10 पावर 3। किलो का मतलब ही है 10 पावर 3। किलो का मतलब 10 पावर 3। मिली का मतलब 10 पावर -3। मिलियन या मेगा मतलब 10 पावर 6। माइक्रो मतलब 10 पावर -6। गीगा या बिलियन मतलब 10 पावर 9। और नैनो मतलब 10 पावर -9। तो डायामीटर दिया है आपको। और क्या बताया है? डिस्टेंस बताया है। डिस्टेंस हम लोग डिनोट कर लेंगे आर से, स्मॉल आर। आर इज डिस्टेंस टू द मून। अर्थ का मून से डिस्टेंस कितना है? 3.84 इंटू 10 पावर 8 मीटर। सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज ये अर्थ का सरफेस है, तो यू आर लुकिंग, आप मून को देख रहे हो अर्थ के सरफेस से। इमेजिन दिस इज मून और आपको मून का डायामीटर दिया है, मतलब आपको ये वैल्यू दिया है डी, और आप मून को देख रहे हो। तो मून का जो डिस्क है, रिमेंबर मून का डिस्क, आप बोलोगे डायामीटर ने एंगल बनाया। डायामीटर ने एंगल बनाया तो वो कौन सा एंगल होगा? प्लेन एंगल। लेकिन यहाँ पे डायामीटर एंगल नहीं बनाता, यहाँ पे एंगल कौन बनाता है? डिस्क। डिस्क मतलब पूरा का पूरा मून। ये मून मतलब एरिया। तो जो मून का डिस्क का एरिया होगा वो एरिया क्या बनाएगा? एंगल। तो कौन सा एंगल बनेगा? सॉलिड एंगल, डी ओमेगा। तो इसको डिनोट करोगे डी ओमेगा से, रिमेंबर, राइट। अब आपको फाइंड क्या करना है? तो नॉर्मली जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये हमारा फ्लो होता है। हम पहले गिवन क्वांटिटी को लिखते हैं और उसी जगह पे उसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। नहीं तो क्या होगा, हम जब फॉर्मूला यूज करेंगे कहीं जगह पे मीटर में है, कहीं जगह पे किलोमीटर में है, तो आंसर वो गलत होगा। राइट देयर, कन्वर्ट वहीं के वहीं। हमको फाइंड क्या करना है? सॉलिड एंगल। मतलब क्या फाइंड करना है? डी ओमेगा। फॉर्मूला क्या है डी ओमेगा का? डी ए मतलब एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, आर स्क्वायर। वेरी गुड। देन अब फॉर्मूला तो पता है, आर भी पता है,
लेकिन एरिया मून का कितना एरिया, मून को जब देखते हो, मैंने पहले ही बोला मून हमको कैसा दिखता है, डिस्क दिखता है। स्फीयर बोला तो गए, क्योंकि स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है और डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर आप बोल रहे हो स्फीयर, तो आप 4 पाई आर स्क्वायर लिख दोगे वहां पे। हमको दिखता क्या है, डिस्क, डिस्क का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एरिया ये आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। हमारे पास रेडियस है क्या, नहीं, हमारे पास क्या है, डायमीटर। तो व्हाट इज रेडियस, डायमीटर अपॉन 2, राइट। तो रेडियस क्या है, डायमीटर अपॉन 2। तो एरिया हमको मिल जाएगा मून का। व्हाट इज एरिया ऑफ मून फ्रॉम हियर, एरिया ऑफ मून क्या आ गया, पाई डी स्क्वायर बाय 4, राइट। डी बाई 2 का स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर बाय 4, राइट। देन ये आ गया एरिया। हमको फाइंड करना था सॉलिड एंगल, ये था एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। एरिया आपके पास आ गया पाई डी स्क्वायर बाय 4 अपॉन डिस्टेंस है आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया। Once you have formula, substitute the values. D omega equal to pi by 4, pi नंबर है, 4 भी नंबर है, d स्क्वायर, d कितना है 3474 इंटू 10⁻³ तो 3474 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या है 3.84 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर, करेक्ट। अब प्रॉब्लम आता है कैलकुलेशन में। तो वी विल लर्न हाउ टू डू कैलकुलेशंस विथ 2 डिफरेंट मेथड्स। एक है लॉग बुक, आपके पास एक लॉग बुक होना चाहिए, जो मैं यूज कभी करने नहीं दूंगा, लेकिन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि लॉग बुक से आपको पता लगेगा कि कैलकुलेशंस करने कैसे है। लेकिन हम नॉर्मली ट्राई करते हैं कि हम उसको ओरली कर ले, नॉट टू यूज एनी लॉग बुक, क्योंकि टाइम जाता है, लॉग फिर एंटी लॉग या फिर यहाँ पे रेसिप्रोकल। तो क्या करेंगे अब, सिंपल, ये 3474 है। इमेजिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा देता हूँ, राइट। तो क्या आ गया 3.474, 3.474। तो 10 का पावर क्या करना पड़ेगा 6, वेरी गुड, अपॉन 3.84 इंटू 10 पावर 8 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर था, करेक्ट। इससे क्या हुआ, इससे दो चीजें हुई। एक तो 10 पावर 6 और 10 पावर 8, मतलब नीचे बचा 10 पावर 2, ये आ गया पाई बाय 4 बाहर, नीचे आ गया 10⁻², क्योंकि ऊपर 6 था नीचे 8 था, तो 6 और 6 कैंसिल, तो कितना बचा 10 पावर 2, है ना। 10 पावर 8 को ऐसे लिखोगे ना, 10 पावर 8 को लिखोगे 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 2, 10 पावर 6 ऊपर और नीचे कैंसल, तो नीचे कितना बचा 10⁻², करेक्ट। देन 3.47 मतलब रफली 3.5 मान सकते हो अप्रोक्सीमेटली, राइट। नीचे 3.84 है, इसको 3.8 भी ले सकते हो अप्रोक्सीमेटली। मैं आपको अप्रोक्सीमेट बताने वाला हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैं नहीं करके दूंगा, एग्जैक्ट कौन करेगा, यू। रफली 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 आप इसको 1 ही मान सकते हो डायरेक्टली अप्रोक्सीमेटली। वैसे तो ये 1 से कम है, 1 से कम क्यों है, क्योंकि डिनोमिनेटर में नंबर बड़ा है, न्यूमरेटर में नंबर छोटा है, तो आंसर 1 से, ये 1 से कम आएगा, राइट। तो मान लो ये 0.9 आता है, आ सकता है 0.9, तो व्हाट इज दिस रेशो, ये आ जाएगा रफली रफली बता रहा हूँ 0.9। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 0.9, राइट। एक से ज्यादा मेथड है कैलकुलेशन करने के, मैं उसमें से एक ही बता रहा हूँ। 3.4 अपॉन 3.8 अप्रोक्सीमेटली ये 0.9 है। कैसे 0.9 आया, 34 का टेबल पता होना चाहिए, 38 का पता होना चाहिए। व्हाट इज 38 10 जा, तो व्हाट इज 38 9 जा, 380 में से 38 माइनस कर दो, कितना आया
352 करेक्ट। यहाँ पे 3.47 था, नीचे 3.84 था, तो 38 10 आपने बोला 380, तो 3.8 10 कितना 38, तो 3.89 कितना 3.52, तो रफली रफली क्या हो गया ये 0.9, तो अप्रोक्सीमेटली 0.9 है वो, अप्रोक्सीमेटली क्या है वो 0.9। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, नीचे कितना है 4, ये कितना है 0.9 का स्क्वायर मतलब कितना 0.81, 10 पावर 2 का स्क्वायर मतलब कितना 10 पावर 4, राइट, करेक्ट, वेरी गुड। 4 का टेबल पता है, ओके। 1 जा 0.2 जा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, लेकिन ये 8 नहीं है, ये 0.8 है, तो 0.2 बराबर। 3.14 into 0.2 कितना, what is 3.14 into 2, एक मिनट लुक, आप 11th में आए ना, थोड़ा सा मेथड चेंज होता है कैलकुलेशंस का, याद रखो। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, कितना हो गया 6.28, लेकिन 2 था कि 0.2 था, तो क्या लिखोगे 0.628, और ये कहाँ गया, ये गया ऊपर, तो क्या हो गया 10 पावर -4। कौन सा एंगल है ये, सॉलिड की प्लेन, थर्ड एंगल किस में करते हो स्टेरेडियन, तो ये हो गया आपका आंसर खत्म 0.628 स्टेरेडियन। अब एग्जैक्ट आंसर देखोगे तो 4.8 है एग्जैक्ट आंसर। एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे कुछ और दिया है, बट एनीवेज रिमेंबर हमने एक छोटी सी गलती की क्या गलती, ठीक है वट एवर इट इज, बट रिमेंबर स्क्वायर किया दोनों का, यस, ये 0.9 है अप्रोक्सीमेटली, यस, 0.9 का स्क्वायर 0.81 है, यस दिस इज करेक्ट, पाई बाय 4 3.14/4 करेक्ट, तो रफली रफली मान सकते हो 10 पावर -4 आया ना, सही है, 10 पावर -4 -5 के आसपास आना चाहिए, दैट इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, मून का क्या निकाला पहले एरिया, उसको किससे डिवाइड किया डिस्टेंस के स्क्वायर से, इज दिस क्लियर। तो कल हम एक बार और ये रिपीट कर लेंगे एंड देन वी विल गो अहेड।